वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वन सेट शॉर्ट रिवीजन में आज एक नए चैप्टर्स के साथ हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। चैप्टर जो है उसका सेक्शन रेंज है सेक्शन 128 टू 138। सेक्शंस 11 है लेकिन थोड़ा कवरेज ज्यादा है। कुछ सेक्शंस हैं जो अपने आप में महारथी सेक्शन है, जैसे सेक्शन 135 सीएसआर का, एनएफआरए का सेक्शन 132। कुछ बड़े सेक्शंस का कवरेज है, कुछ छोटे सेक्शंस का कवरेज है, लेकिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन शॉर्ट रिवीजन में दो पार्ट में, पार्ट ए और पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम इस चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन द चैप्टर अकाउंट्स ऑफ कंपनी। कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं जो इन्होंने आपको रेकमेंड किया है कि आपको ये पढ़ना है। इवन अभी आईसीए की बुक में नहीं है लेकिन ये आपको पढ़ना है। अभी बुक में इनकॉर्पोरेट करेंगे वो, लेकिन उन्होंने आपको ये सजेस्ट किया है कि ये फॉर्म्स आप याद करें। ई फॉर्म्स एओसी 1 to 5 तो इस चैप्टर में होता ही था। कुछ और ई फॉर्म्स इन्होंने ऐड किए हैं जो आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं। कौन से हैं वो फॉर्म? पहला CSR1। CSR1 फॉर्म किस चीज का है? CSR1 है रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग CSR एक्टिविटीज। मतलब जो भी एंटिटीज CSR करना चाहती हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हैं, उनको CSR1 में रजिस्ट्रेशन लेना होता है। CSR2 है रिपोर्ट ऑन CSR। अब आपने जो CSR में एक्सपेंडिचर किया, किस पर्पस में पैसे खर्च किए, कितने पैसे खर्च किए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे, सोशल वेलफेयर पे, ये रिपोर्टिंग आपको CSR2 फॉर्म में करना है। तो CSR1 रजिस्ट्रेशन के लिए है, CSR2 रिपोर्टिंग का है। नेक्स्ट फॉर्म है NCLT1 और NCLT9। NCLT1 सेक्शन 131 में आपको सबमिट करना है जब आप वॉलेंट्री रिवीजन करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट का। सेक्शन 131 जहां आप वॉलेंटरी रिवीजन करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट का, वहां आपको जो फॉर्म सबमिट करना है NCLT को, दैट इज NCLT1। NCLT9 जब आप रिकास्टिंग करवा रहे थे, जब आप रिकास्टिंग कर रहे थे तो वहां पे आपको जनरल एप्लीकेशन फॉर्म जो कोर्ट या NCLT को सबमिट करना है वो है NCLT9। ये जनरल एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो सेक्शन 131 में NCLT1 और सेक्शन 130 में NCLT9। फिर है NFRA1 और NFRA2। NFRA1 क्या है? नोटिस टू नाफ्रा बाय बॉडी कॉर्पोरेट रिगार्डिंग इट्स ऑडिटर। बॉडी कॉर्पोरेट जो है अपने ऑडिटर्स की जानकारी NFRA को नाफ्रा 1 में सबमिट करेंगे। कंपनियां तो अपने ऑडिटर के बारे में ADT1 सबमिट करते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के 15 डेज के अंदर ADT1 ROC को, लेकिन यहाँ पे नाफरा को नोटिस देंगे बॉडी कॉर्पोरेट अपने ऑडिटर्स के बारे में NFRA1 में। और NFRA2 क्या है? एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय ऑडिटर विद नाफरा, और ऑडिटर अपनी रिपोर्टिंग करेंगे नाफरा 2 में नाफरा को। तो ये वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए एग्जामिनेशन के लिए। तो CSR1, CSR2, NCLT1, NCLT9, NAFRA1 एंड NAFRA2। ये करने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थे AOC, वो 5 AOC ये थे। पहला AOC1 जो सैलिएंट फीचर बताता है कंपनी के सब्सिडरी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर का। AOC2 में हम डिस्क्लोज करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 188। AOC3 है स्टेटमेंट कंटेनिंग सैलिएंट फीचर ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L। AOC4 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम सबमिट करते हैं ROC को। और AOC5 है जहां हम जानकारी देते हैं
कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस की जगह कहाँ रखा, एनी अदर प्लेस की जानकारी वी आर इन बीएम पास होने के 7 डेज के अंदर। एओसी 5 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एओसी 2 इंपॉर्टेंट है। एओसी 2 एंड एओसी 5 इंपॉर्टेंट है। एओसी 2 में डिस्क्लोजर है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, और एओसी 5 है बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने केप्ट किया है विद इन 7 डेज ऑफ पासिंग बीआर इन बीएम इन एनी अदर प्लेस, तो ये बात आपको आरओसी को बताना है एओसी 5 में। जनरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनी अदर प्लेस में रखेंगे। बोला ठीक है, बोर्ड मीटिंग करवाओ, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, और उसके 7 दिन के अंदर आप एओसी 5 आरओसी को सबमिट करके बता दो किस प्लेस में, एनी अदर प्लेस का एड्रेस बताओ जहां आपने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखा है। बढ़ते हैं सेक्शंस की ओर। तो सबसे पहले आता है पहला सेक्शन जिसका नाम है सेक्शन 128। आपको पता है सेक्शन रेंज है 128 टू 138 का, सेक्शन 128 टू 138 का रेंज है। पहला सेक्शन 128 क्या बोलता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन कौन करता है, कौन पर्सन है जो इसको रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन है जो क्या जानकारी ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इन्होंने कहा कि भाई बताओ कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखते कहाँ हैं, तो आंसर इज रजिस्टर्ड ऑफिस में। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ रखेंगे, आरओ में, रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनी अदर प्लेस भी रख सकते हैं क्या, हाँ रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होता है, और एओसी 5 जो है आरओसी को सबमिट करना होता है विद इन 7 डेज। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपसे किसी ने पूछा कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहाँ रखते हैं, तो आंसर है रजिस्टर्ड ऑफिस में। क्या एनी अदर प्लेस इन इंडिया रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा, और वहां से 7 डेज के अंदर एओसी 5 आरओसी को सबमिट करके उस प्लेस का एग्जैक्ट एड्रेस बताना होगा, तो आप रख सकते हैं। 7 दिन के अंदर एओसी 5 सबमिट कीजिएगा आरओसी को और बता दीजिएगा एग्जैक्ट एड्रेस जहां आपने बुक्स रखा है। कितने साल तक रखे भाई बुक्स, मैडम कितने साल तक बुक्स रखे, तो बोल रहे हैं कम से कम 8 इयर्स, 8 साल। लेकिन मान लो अगर सीजी ने आपका इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास किया था और इन्वेस्टिगेशन में बोला गया था कि 12 साल बुक्स रखना है, देन 12 साल। जनरली बुक्स को कितना रखते हैं, 8 साल। 8 इयर्स के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करते हैं, लेकिन अगर सीजी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास किया जिसमें बोला कि भाई बुक्स ऑफ आपको रखना है बुक्स ऑफ अकाउंट 12 साल का, तो सच हायर पीरियड प्रिस्क्राइब किया, तो हायर पीरियड के लिए कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए, हु आर रिस्पॉन्सिबल पर्संस, कौन लोग हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला नाम आता है एमडी का, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर है डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, तीसरा सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड। ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए। कौन लोग, पहला हो गया एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा हो गया डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, तीसरा हो गया सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जो पर्सन ऑथराइज्ड हैं बोर्ड के द्वारा, ये लोग रिस्पॉन्सिबल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए। अगर आप इंडियन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहते हैं तो डायरेक्टर या उनका एजेंट D+A डायरेक्टर या उसका एजेंट ये जानकारी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको फॉरेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो सिर्फ डायरेक्टर ले सकते हैं। क्या इंस्पेक्शन किया जा सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, हाँ बिजनेस आवर के दौरान बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन किया जा सकता है। आगे बढ़िए, क्या हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है। आप चाहते हैं कि मैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करूं तो रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं
तो आपको रूल 3 अकाउंट्स रूल 2014 का फॉलो करना पड़ता है। क्या रूल फॉलो करने पड़ते हैं? पहला, ये जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो बुक्स को रखेंगे वो एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए। मतलब इंडिया में आप ऐसे सॉफ्टवेयर मेंटेन करें जिसे हम इंडिया में देखना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो देख पाए, ऐसा नहीं कि वो इंडिया में खुलता ही ना हो। तो पहला, एक्सेसिबल इन इंडिया ऑल टाइम होना चाहिए। दूसरा, अनअल्टर्ड होना चाहिए। अनअल्टर्ड मतलब जो आपने ओरिजिनली मेंटेन किया है उसी तरीके का होना चाहिए, ये नहीं कि उसको सिस्टम में डाल रहे हैं तो उसमें ऑल्टरेशन करके चेंजेस कर दे, नहीं, अनअल्टर्ड होना चाहिए। तीसरा, उसका प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए। लेजिबल फॉर्म का मतलब है कि जो हम पढ़ पाए, बाइनरी सिस्टम में नहीं है, सब कुछ 0 1 1 0 1 0 लिखा हुआ है, हमें पता ही नहीं चल रहा भाई क्या लिखा हुआ है। और चौथा, उसके प्रॉपर स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स ऑफ कंपनी रूल 2014 का रूल 3 फॉलो करना होगा। रूल 3 बोल रहे हैं कि वो एक्सेसिबल होना चाहिए इंडिया में एट ऑल द टाइम, अनअल्टर्ड होना चाहिए, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, उसके स्टोरेज की, रिट्राइवल की, डिस्प्ले की, प्रिंट आउट की व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर कोई ये डिमांड कर रहा है तो हम उसे इस फॉर्म में दे पाए। कोई मांग रहा है कि भाई आपके पास स्टोरेज, हाँ हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव लाइए, ले जाइए। किसी ने कहा कि रिट्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप डिस्प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या प्रिंट आउट निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। ये था सेक्शन 128। अगर नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो सेक्शन है 129 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साइन कौन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? ये क्वेश्चन बहुत बार आईसीआई का फेवरेट रहा है। देखते हैं सेक्शन को। सबसे पहले बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बताओ। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट। आप जानते हैं, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। कुछ कंपनियों को यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया कि ये कंपनियां जो है वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको नहीं बनाना, सॉरी, जो ये कंपनियां हैं इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट, सीएफएस मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। किनको नहीं बनाना भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो जो ओपीसी है, स्मॉल कंपनियां हैं, जो ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डोरमेंट कंपनी है, स्टार्टअप है, इनको एग्जम्पशन दिया गया कि आपको कैश फ्लो नहीं बनाना। सीएफएस का मतलब यहाँ क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आईएफएससी कंपनी किसको बोलते हैं बेटा? आईएफएससी कंपनी किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनियां जो सेज में लोकेटेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। हमारे गिफ्ट सिटी में, गुजरात में, गांधीनगर में जितनी कंपनियां हैं, जिन विदेशी कंपनियों को आपने कहा भाई आइए इंडिया में व्यापार लगाइए, ये है गुजरात, एक बार तो घूम के जाइए। मतलब आइए और इंडिया में इन्वेस्ट करना है अगर आपको, तो आइए आप हमारे गुजरात में, गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में, हमारे सिटी में इन्वेस्ट कीजिए और आपको बहुत सारे एग्जम्पशन देंगे। वो है आईएफएससी कंपनी। किस फॉर्म में मेंटेन करना पड़ता है बेटा? कौन सा फॉर्म है जहां की आप मेंटेन करते हैं अपना फाइनेंशियल? एओसी 1। एओसी 1 में हम मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल। दो सेक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, सेक्शन 130 एंड 131। सेक्शन 130 में रीओपनिंग, रिकास्टिंग करते हैं हम अपने फाइनेंशियल्स का, रीओपनिंग, रिकास्टिंग करते हैं। सेक्शन 131 में रिवीजन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको अलग अलग पढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, इनको आप डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे तो आसान है। आप खुद से एक बार रीड कीजिए और हम फिर समझाते हैं।
सारे बच्चे सेक्शन 130 एंड 131 को डिफरेंस के फॉर्म में ही हमेशा याद करेंगे, तो आपको दोनों सेक्शन का कंपैरेटिव स्टडी भी रहेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक बार कंपैरेटिव स्टडी में याद करके कि हमें याद होता है कि नहीं। आइए, सेक्शन 130 में एप्लीकेशन कौन देता है, हु आर दी एप्लीकेंट, तो इसलिए कहा कि सेक्शन 130 में एप्लीकेशन देंगे सीजी सर। सीजी सर कौन है बेटा, सीजी सर कौन होते हैं, सीजी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एस हो गया सेबी, आई हो गया इनकम टैक्स अथॉरिटी, आर हो गया अदर रेगुलेटरी बॉडी। सेक्शन 130 में हु इज एप्लीकेंट, हु आर एप्लीकेंट, कौन देते हैं एप्लीकेशन, सीजी सर। सीजी सर क्या होता है भाई, सीजी है सेंट्रल गवर्नमेंट, एस है सेबी, आई है इनकम टैक्स अथॉरिटी, आर है अदर रेगुलेटरी बॉडी। तो सेक्शन 130 में एप्लीकेंट है सीजी सर। सेक्शन 131 जब हम वॉलेंटरी रिवीजन कराते हैं फाइनेंशियल का या बुक्स बोर्ड रिपोर्ट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट का होता है वॉलेंटरी रिवीजन अंडर सेक्शन 131। हु इज द एप्लीकेंट, बोर्ड, बोर्ड अप्लाई करता है। आपके मन में एक बात आ सकता है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड रिपोर्ट बनाता है तो बोर्ड ही, तो उसको वॉलेंटरी रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। मान लो डायरेक्टर्स बदल गए, पहले वाले जो डायरेक्टर्स थे उनको अकाउंटिंग आती नहीं थी, उन्होंने प्रॉपर अकाउंटिंग करी नहीं, हमें लग रहा है कि ये एरर है, ये गलती है, ये गलती है, तो हम क्या चाहते हैं, वॉलेंटरी रिवीजन करना। तो सेक्शन 131 में एप्लीकेंट है बोर्ड। सेक्शन 130 में रीओपनिंग रिकास्टिंग के लिए एप्लीकेशन देंगे सीजी सर। सीजी सर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, अदर रेगुलेटरी बॉडी। और सेक्शन 131 में बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैक्सिमम कितने साल का रीओपनिंग रिकास्टिंग हो सकता है, 8 साल का। मैक्सिमम कितने साल का रीओपनिंग रिकास्टिंग हो सकता है, 8 साल का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 8 फाइनेंशियल ईयर। जबकि रिवीजन अगर आप कराएंगे वॉलेंटरी तो ये कितने साल का मैक्सिमम हो सकता है, 3 साल। क्या चेंजेस कर सकते हैं, एनी चेंज, वहां पे 2 ही सेक्शन में चेंज हो सकता है भाई। सेक्शन 129 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेक्शन 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट। अगर बोर्ड रिपोर्ट में कोई चेंज करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चेंज करना है तो सेक्शन 131 में होगा, और कोई भी चेंज करना हो आपको तो 130 में कोई भी चेंज होगा। ई फॉर्म्स अभी आपको मैंने बताया है स्टार्टिंग में, सेक्शन 130 में जो ई फॉर्म सबमिट होगा वो होगा एनसीएलटी 9, और सेक्शन 131 में जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा दैट विल बी एनसीएलटी 1। ऐसे याद रखना 11 131 लास्ट में 1 एनसीएलटी 1। तो सेक्शन 131 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है दैट इज एनसीएलटी 1, और सेक्शन 130 में जो एप्लीकेशन फॉर्म है दैट इज एनसीएलटी 9। किसको दे एप्लीकेशन, तो सेक्शन 130 में जो एप्लीकेशन है वो आप कोर्ट या एनसीएलटी को दे सकते हैं, और सेक्शन 131 में एप्लीकेशन जाएगा एनसीएलटी को। पर्पस क्यों, सेक्शन 130 आप जानते हैं रीओपनिंग रिकास्टिंग के लिए, फिर से अकाउंट्स को ओपन करके देखना चाहते हैं, क्योंकि हम 8 साल तक रखते हैं तो इसलिए मैक्सिमम 8 साल का रीओपनिंग हो सकता है रिकास्टिंग, जबकि रिवीजन 3 साल का ही होगा। और यहाँ रिवीजन होगा और केवल 2 ही सेक्शन में चेंज होंगे, सेक्शन 129 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेक्शन 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट में। इसका नेचर है बेटा कंपल्सरी नेचर का, इसका नेचर है कंपल्सरी। अगर सीजी एप्लीकेशन लेके चला गया एनसीएलटी के पास और एनसीएलटी ने ऑर्डर किया कि भाई कराओ, तो कंपल्सरी बेसिस पे कराना पड़ जाएगा आपको रिवीजन रीओपनिंग रिकास्टिंग, जबकि यहाँ नेचर है वॉलेंटरी, बोर्ड चाहे तो नहीं तो ना चाहे। डॉक्यूमेंट्स कौन इन्वॉल्व होंगे, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 ही होंगे, या तो फाइनेंशियल नहीं तो बोर्ड रिपोर्ट। ये कंपैरेटिव स्टडी है, आप हमेशा सेक्शन 130 और 131 को कंपैरेटिव ही पढ़ें, कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ें, हमेशा उसको मेमोराइज करना आसान होगा। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं डिफरेंस। बोलो,
सेक्शन 130 में हु इज द एप्लीकेंट, कौन लेके जाएगा एप्लीकेंट, सीजी सर। कौन जाएगा एप्लीकेशन लेके, सीजी सर। सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, एस मतलब सेबी, आई मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटी, आर मतलब अदर रेगुलेटरी बॉडी जा सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 131 में एप्लीकेशन लेके कौन जाएगा, बोर्ड। कितने साल का, मैक्सिमम कितने साल का रीओपनिंग हो सकता है, 8 साल। रिवीजन मैक्सिमम कितने साल का होगा, 3 साल। क्या चेंजेस होंगे सेक्शन 130 में, ये नहीं चेंज हो सकता है। 131 में केवल सेक्शन 129 मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेक्शन 134 मतलब बोर्ड रिपोर्ट में ही चेंज होगा। ई फॉर्म्स कौन इन्वॉल्व है, तो सेक्शन 130 में जो जनरल फॉर्म इन्वॉल्व है दैट इज एनसीएलटी 9 और सेक्शन 131 में जो फॉर्म है दैट इज एनसीएलटी 1। किसको एप्लीकेशन दे, तो सेक्शन 130 में कोर्ट या एनसीएलटी को, सेक्शन 131 में एनसीएलटी को। पर्पस क्या है, सेक्शन 130 में हम रीओपनिंग और रिकास्टिंग करने जा रहे हैं, जबकि सेक्शन 131 में हम रिवीजन करने जा रहे हैं। नेचर क्या है, तो सेक्शन 130 में कंपल्सरी नेचर है। अगर सीजी या सेबी या इनकम टैक्स अथॉरिटी या अदर रेगुलेटरी बॉडी गया एनसीएलटी कोर्ट के पास तो वो कंपल्सरी बेसिस पे रीओपनिंग रिकास्टिंग का ऑर्डर कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 131 का नेचर है वॉलंटरी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल हो सकते हैं, वहां जो है डॉक्यूमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट होगा। आप अगर कंपैरेटिव स्टडी करके पढ़ते हैं बेटा 130 और 131 कंफ्यूज भी नहीं होता कौन जाता है एप्लीकेशन, कहाँ जाता है, कितने साल का, क्या करते हैं, क्या चेंज, और दोनों सेक्शन हाथों हाथ खत्म भी हो जाते हैं। आगे बढ़िए, सेक्शन 132 आपके बुक्स में बड़ा दिया हुआ है, बहुत बड़ा है, उसको थोड़ा सा काट के छोटा करके हम लोग समरी कर रहे हैं। NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नाफरा। NFRA क्या होता है बेटा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नाफरा, जिसको हम लोग प्यार से नाफरा बोलते हैं। नाफरा जो है वो 1 अक्टूबर 2018 को स्टेबल हुआ है। कब, 1 अक्टूबर 2018। हेड ऑफिस बोले तो कहाँ है बोलो, न्यू दिल्ली में। चेयरमैन जो होंगे उनको कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंट्स, ऑडिट, लॉ, फाइनेंस, टैक्सेशन पेपर्स का। अदर मेंबर्स को 15 साल या उससे कम का हो सकता है। जो फुल टाइम मेंबर हैं उनको, फुल टाइम मेंबर होते हैं 3, उनको 20 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो पार्ट टाइम मेंबर हैं वो तो मीटिंग अटेंड करने ही आते हैं। और आपने देखा होगा पार्ट टाइम मेंबर्स जो है, एक सेबी से ले लो, एक इनकम टैक्स से ले लो, एक जो है एमसीए डिपार्टमेंट से ले लो, एक आईसीआई का प्रेसिडेंट भी होता है पार्ट टाइम मेंबर। तो फुल टाइम मेंबर होते हैं 3, पार्ट टाइम मेंबर जो है 9 होते हैं, जिनका काम मेनली मीटिंग वगैरह करना ही होता है। उसके अलावा 3 फॉर्म है यहाँ। फॉर्म 1 जिसका नाम है इंडिपेंडेंस, ये मेंबर्स देते हैं कि दे आर इंडिपेंडेंट, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। फॉर्म 2 में ओथ लेते हैं और फॉर्म 3 है नो सिक्रेसी का, ये किसी तरीके का सिक्रेसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी इनका इंफॉर्मेशन है वो आपको सही से बता रहे हैं अपने बारे में। जब चेयरमैन, ध्यान से, जब यहाँ का नाफरा का चेयरमैन और फुल टाइम नाफरा छोड़ के चला जाएगा, जब नाफरा का चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर जब नाफरा छोड़ के जाते हैं, उसके बाद 2 साल तक वो किसी भी ऑडिट फर्म के साथ अटैच नहीं होंगे। नॉट अलाउड विथ एनी ऑडिट फर्म, किसी भी ऑडिट फर्म के साथ ये काम नहीं कर सकते हैं 2 साल तक। मतलब इनके ऊपर लगाया आपने 2 इयर्स का बैंड, 2 साल का बैंड है कि नाफरा छोड़ने के बाद चेयरमैन और फुल टाइम मेंबर किसी भी ऑडिट फर्म के साथ 2 साल तक एसोसिएट नहीं होंगे, यानी 2 साल का हमने क्या लगाया, बैन। आगे बढ़े, नाफरा का ऑडिट कौन करता होगा भाई, नाफरा क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट बॉडीज का ऑडिट कौन करता है, काग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो नाफरा का ऑडिट भी कौन करेगा, काग। अपील अगेंस्ट नाफरा एट एनसीएलटी, नेक्लेट, नाफरा के अगेंस्ट, नेक्लेट में नाफरा के अगेंस्ट अगर आप नाफरा के किसी ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं, दुखी हैं,
तो नाफरा के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं, नेकलेट में, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। नाफरा क्या करता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रेकमेंड करता है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव है कि भाई नाफरा का काम क्या है, तो नाफरा एएस और ऐसे रेकमेंड करता है कि इसको, सीजी को। प्रिस्क्राइब कौन करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एसए, सीजी। लेकिन आईसीआई और नाफरा उसको रेकमेंड करते हैं, और इन फर्दर कंसल्टेशन विद नाफरा सीजी जो है प्रिस्क्राइब करता है एएस एंड एसए। तो एएस और एसए रेकमेंड करना, स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये देखना। ओवरसीज एंड रेगुलेट क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो प्रोफेशनल क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है उसको देखना, रेगुलेट करना। एनी अदर फंक्शन भी हो सकता है। हम इन्हें डिटेल्स ऑफ ऑडिटर देखते हैं, और इनका काम है प्रमोट करना अवेयरनेस। मतलब ये बताते हैं कि हम ऑडिटरों के ऊपर भी, हम ऑडिटर को भी ओवरसीज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर आपके साथ कुछ गलत कर दें। मोदी जी बोलते हैं ना कि सीए का साइन जो है प्राइम मिनिस्टर के साइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये लोग गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उनको भी देखने के लिए, उनको ओवरसीज करने के लिए नाफरा बनाया गया है। मतलब नाफरा हम ही लोगों को देखने के लिए बनाया गया है बेटा। एप्लीकेबिलिटी, नाफरा के रूल्स किन पे अप्लाई है, पहला लिस्टेड कंपनी, चाहे आप इंडिया में लिस्टेड हो, आउटसाइड इंडिया हो, आपके ऊपर नाफरा लगेगा। पहला किसके ऊपर नाफरा लगता है, सारी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कहाँ है, पूरे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया में, अगर आप लिस्टेड हैं तो आप पे नाफरा के रूल लगेंगे, रूल 3। दूसरा, अनलिस्टेड है तो फिर आपका लिमिट देखेंगे। अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ है, या टर्नओवर 1000 करोड़ है, या आउटस्टैंडिंग लोन, डिपॉजिट, डिवेंचर 500 करोड़ है, तो आपके ऊपर नाफरा एप्लीकेबल होगा। पहला हो गया लिस्टेड कंपनी, पहला हो गया लिस्टेड। लिस्टेड तो आपको पता है बेटा, हर जगह खड़ा है कि सबसे पहले हमारे ऊपर लगाओ ये सेक्शन, तो लिस्टेड कंपनियों के ऊपर लगेगा नाफरा। दूसरा, अगर आप अनलिस्टेड कंपनी है तो भी नाफरा लगेगा, अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 500 करोड़ हो, टर्नओवर 1000 करोड़ हो, और नहीं तो आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट जो है 500 करोड़ हो। अदर कैटेगरी, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, या ऐसी कंपनियां या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही हैं, उनके ऊपर भी लगेगा नाफरा। या ऐसी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन जिसको सीजी ने, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट में कहा कि इनके ऊपर भी लगाओ नाफरा, तो लगेगा नाफरा। मतलब यहाँ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाफरा जो है वो बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी और स्पेशल एक्ट पे भी लगता है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या ऐसी कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट के द्वारा बनी है, या जिनको सीजी ने पब्लिक इंटरेस्ट में कहा कि इनके ऊपर नाफरा लगाओ, तो उनके ऊपर नाफरा लगेगा। या वो बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुए हैं आउटसाइड इंडिया, और जो कि सब्सिडरी या एसोसिएट हैं, ऊपर में जितनी अबव कंपनियां हैं, मतलब लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी या बैंकिंग, इंश्योरेंस, इनमें से किसी की सब्सिडरी, एसोसिएटेड है और आउटसाइड बने हैं, उन पे भी नाफरा लगेगा। अगर वो जो बाहर बनी है उनका, उनसे इनकम या नेटवर्थ कंपनी के टोटल कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ का 20% से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर देन 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ ऑफ कंपनी, उसके ऊपर भी नाफरा लग जाएगा। यानी नाफरा की एप्लीकेबिलिटी क्या हुई बेटा, लिस्टेड कंपनी, अब वो लिस्टेड इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, नाफरा लगेगा। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अब अनलिस्टेड है तो आपका देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, या आपका आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट। तो अगर आपका अनलिस्टेड है तो आपका देखेंगे पेड अप शेयर कैपिटल 500 है, या टर्नओवर 1000 है, या आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट 500 है, तो आपके ऊपर भी नाफरा लगेगा।
और इसके अलावा बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी या जो स्पेशल एक्ट से बनी है, जिनको सीजे ने प्रिस्क्राइब किया है पब्लिक इंटरेस्ट में, उन पे भी नाफरा लगेगा। इसके अलावा वो बॉडी कॉर्पोरेट जो बने तो आउटसाइड इंडिया है, लेकिन वो सब्सिडरी या एसोसिएटेड है इनमें से किसी कंपनियों के जो ऊपर मेंशन है, और अगर उनसे 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 इनकम या नेटवर्थ, टोटल कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ का 20% से ज्यादा है, ग्रेटर देन 20%, तो उनके ऊपर भी क्या लग जाएगा, उन सब्सिडरी एसोसिएट आउटसाइड इंडिया के ऊपर भी क्या लग जाएगा, नाफरा रूल। पावर बताओ, नाफरा का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, खुद से कर सकता है, सुओ मोटो या सीजी के कहने पे कर सकता है, प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट कर रहे हैं अगर कोई मेंबर या फर्म, तो ये देख सकता है। वंस नाफरा इनिशिएटेड, जितनी प्रोसीडिंग वगैरह है, एक बार आपके ऊपर नाफरा की प्रोसीडिंग लग गई तो अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चल रहा था, अभी सबको सस्पेंड करना होगा, सब कुछ रुक जाएगा, कोई कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल भी रहे हैं वो सब अभी रुक जाएंगे, और कोई भी नया इन्वेस्टिगेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक नाफरा अपना काम पूरा न कर ले। नाफरा को सेम पावर है जो आपने सिविल कोर्ट को दिया। जो सिविल कोर्ट को पावर है कि वो किसी का भी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, किसी को भी सम्मन पे बुला सकता है कि आइए यहाँ कसम खाइए और बताइए कि आपने क्या देखा, नहीं किया, क्या किया, इंस्पेक्शन कर सकता है बुक्स का, रजिस्टर का, अदर डॉक्यूमेंट का, इशूइंग कमीशन। नाफरा 1 सबमिट करना है नाफरा को, बॉडी कॉर्पोरेट को, रिगार्डिंग इट्स ऑडिटर अदर देन कंपनी, कंपनी को छोड़ के, कंपनी को छोड़ के अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपने ऑडिटर्स की जानकारी नाफरा को एनएफआरएम 1 में देगा। कंपनी के लिए आप जानते हैं बेटा, जिस दिन ऑडिटर अपॉइंट होता है उसके 15 दिन के अंदर एडीटी 1 सबमिट करते हैं, तो नाफरा 1 नाफरा को देना है ऑडिटर्स के बारे में अदर देन कंपनी। कंपनी के बारे में क्या बोला, एडीटी 1 15 दिन के अंदर तो कंपनी सबमिट करती है। पेनल्टी कितनी है, अगर गलत करते हुए पाए गए, मान लो कोई सीए है इंडिविजुअल, वो गलत करता हुआ पाया गया, गलत प्रैक्टिस करता हुआ, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता हुआ पाया गया, तो मिनिमम 1 लाख का जुर्माना, मैक्सिमम 5 टाइम्स द फी रिसीव, जो उसने फी रिसीव की होगी। 5 लाख लिया तो 5 लाख का 5 गुना 25 लाख, फर्म है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 टाइम्स द फी रिसीव जुर्माना लगेगा। इंडिविजुअल पे मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 5 टाइम्स फी रिसीव, फर्म के ऊपर 5 लाख या 10 टाइम्स द फी रिसीव मैक्सिमम। और मेंबर और फर्म को डिबार कर सकते हैं, और ये तो लगी पेनल्टी, और क्या कर सकता है नाफरा, मेंबर को या फर्म को डिबार कर सकता है। ऑडिटर, हाँ आप ऑडिटर के रूप में काम नहीं कर सकते, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते, कोई ऑडिट नहीं कर सकते, वैल्यूएशन नहीं कर सकते 247 में, और मिनिमम 6 मंथ से 10 इयर्स का जेल भी हो सकता है। मतलब सोचिए अगर आपके ऊपर नाफरा लग गया और गलत पाए गए तो इंडिविजुअल को कितना क्या क्या डिबार कर दिए, मेंबर को और फर्म को डिबार कर दिए, कोई ऑडिट नहीं, कोई इंटरनल ऑडिट नहीं, कोई ऑडिट नहीं, वैल्यूएशन नहीं, और मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 इयर्स की जेल भी हो सकती है। नाफरा एनुअल रिपोर्ट बनाएगा, सीजी को देगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनका ऑडिट करेंगे, ऑडिट बनेंगे, सीजी को देंगे, और दोनों रिपोर्ट बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पढ़े जाएंगे। नाफरा वंस एप्लीकेबल 3 इयर्स एप्लीकेबल रूल है, एक बार लग गया तो 3 साल तक लगता रहता है। उसके बाद है सेक्शन 133। सेक्शन 133 क्या बोलता है बेटा, सेक्शन 133 आपसे क्वेश्चन है कि कौन प्रिस्क्राइब करता है, ए और ए से प्रिस्क्राइब कौन करता है, प्रिस्क्राइब ए और ए से प्रिस्क्राइब कौन करता है, आंसर है सीजी, प्रिस्क्राइब तो सीजी करता है। अब सीजी को जो है वो आईसीआई, आईसीएआई और एनएफआरए दोनों क्या करते हैं, रेकमेंड, दोनों रेकमेंड करते हैं
रेकमेंड दोनों करेंगे और ये फर्दर कंसल्ट करेगा, इन फर्दर कंसल्टेंसी विथ नाफरा प्रिस्क्राइब करता है। तो सेक्शन 133 बोलता है कि हु प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड एसएससीजी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनएफआरए एंड आईसीआई इन फर्दर कंसल्टेशन विथ नाफरा, सेक्शन 133। तो यहां तक की बातें फर्स्ट पार्ट में आपने कंप्लीट करी, जिसमें सेक्शन 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनी अदर प्लेस में भी रख सकते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा। एओसी 5 बीआर पास होने के 7 डेज के अंदर आपको सबमिट करना है एग्जैक्ट प्लेस। सेक्शन 129 में हु आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कौन लोग हैं जो साइन करते हैं आपके फाइनेंशियल्स को। सेक्शन 131 131 का हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करके एप्लीकेंट कौन सा ई फॉर्म किसको एप्लीकेशन दे, क्यों दे, नेचर क्या है, याद कीजिए, हमेशा याद रहेगा। सेक्शन 132 नाफरा का और सेक्शन 133 सीजी टू प्रेस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। अगले पार्ट में सेक्शन 134 में आएंगे, बोर्ड रिपोर्ट पढ़ेंगे, बड़ा होता है, 135 बड़ा होता है, 136, 137, 138 और सेकेंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आज ही करेंगे रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग अकाउंट्स का सेकेंड पार्ट। तो चलिए, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन कंटिन्यू करें, वन शॉट को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जो है वन शॉट रिवीजन वहां पे करेंगे। थैंक यू।